नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 1। हम लोग पिछले 2 वीडियो में हमने बात कर लिया था पोलैंड और चिली की घटनाओं की किस तरीके से वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। वहीं इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से क्या है लोकतंत्र की विशेषताएँ कि लोग लोकतंत्र को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं और ज़्यादा अच्छा मानते हैं शासन। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा चिली में किस तरीके से आइंदी की सरकार आई जो कि एक अच्छा लोगों के लिए काम कर रही थी और फिर सुधारात्मक कार्य कर रही थी। लोकतांत्रिक सरकार थी। 11 सितंबर को जिसके कामों से कुछ अमीर वर्ग के लोग खुश न होकर सेना नेवी के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया वहाँ के सरकार को। तो एक लोकतांत्रिक सरकार को किस तरीके से गिराकर वहाँ पे सैनिक का शासन लाया गया और फिर 1988 में जनमत संग्रह कराया गया। तो फिर से वहाँ पे चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। तो हम देखें कि चिली में किस तरीके से हुआ कि एक आयंदे की सरकार आई जो कि लोकतांत्रिक सरकार थी और वो लोगों के हित में सुधारात्मक कार्य कर रही थी, लेकिन कुछ लोग उससे के कार्य से खुश नहीं थे। इस वजह से सेना के कुछ जो देशद्रोही थे वो लोग उनकी सरकार को गिराकर वहाँ पे सेना का तख्ता पलट हुआ और सेना का शासन स्थापित हुआ। लेकिन अंत में 1988 में 17-18 साल बाद 11 सितंबर 1973 के बाद से 1988 में एक जनमत संग्रह कराया गया चिली में और उसमें फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई और बाकी लोगों को जो लोग देशद्रोह उस वक्त किए थे आइंदे की सरकार में उन लोगों को सज़ा मिला। और फिर दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था पोलैंड की घटना के बारे में। तो 1980 के दशक में पोलैंड में एक साम्यवादी सरकार थी जो कि अलोकतांत्रिक, जहाँ पे किसी तरीके का दूसरी पार्टी नहीं हुआ करती थी, एक पार्टी हुआ करती थी और वहाँ पे किसी को अपना समूह बनाने का अधिकार नहीं था, यूनियन संघ बनाने का अधिकार नहीं था, जो इसकी वजह से ये अलोकप्रिय थी। जो ये सरकार थी अलोकप्रिय थी। और जो जनरल जेरू जेलेंस्की जो थे वो एक था जो निरंकुश शासक था। निरंकुश मतलब जो अपने मन का काम कर रहा था, लोगों के हित के लिए काम नहीं करता था। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर से वहाँ पे निर्वाचित सरकार होते। तो फिर देखते हैं कैसे हम लोग कि दुनिया किस तरीके से अपने शासन प्रणाली में चेंज कर रही है कि एक बार अगर एक शासन स्थापित हुआ है, जैसे चिली के केस में हम देखते हैं कि वहाँ पे सैनिक शासन स्थापित हो, लेकिन फिर अंततः क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना वहाँ हो ही गई। और उसी तरीके से हम लोगों ने देखा दूसरे वीडियो में पोलैंड की वीडियो में, जहाँ पे साम्यवादी सरकार थी जो कि रूस जो पूर्व सोवियत यूनियन से प्रेरित थी, अंत में उसको भी वहाँ पे भी जनता का शासन हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो आइए हम जानते हैं कि क्या उन दोनों घटनाओं में क्या अंतर था। तो दिया है पहले नंबर पे, चिली में सैनिक शासन था उस वक्त, देखे थे आयंदे की सरकार हटी तो सैनिक शासन आया। और जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था जो कि साम्यवादी थी और लोगों के बीच वो जो जेलेंस्की थे वो निरंकुश शासक था। ठीक, दूसरे नंबर पे वहीं अंतर देखते हैं। तो पोलैंड में साम्यवादी सरकार दावा करती थी कि वह पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। चिली के शासक पिनोशे का एक ऐसा दावा नहीं बनता था। वहीं पिनोशे का केस में देखिएगा तो पिनोशे ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ सेना के माध्यम से वो चला रहा था। और वहीं साम्यवादी सरकार पोलैंड में क्या कर रही थी, वो बोल रही थी कि मजदूर वर्ग के लिए वो शासन चला रही है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर पोलैंड में क्या था कि लेक वालेसा की जो सरकार, लेक वालेसा जो कि इलेक्ट्रीशियन था और बाद में बन गया मजदूर संगठन का नेता, और वहाँ पे जबकि वहीं सैनिक शासन वाले में नहीं था, वहाँ पे जनता खुद। तो ये दोनों घटनाओं में किस तरीके से बहुत अंतर था। ठीक, तो उन चीज़ों को हमने देखा। अब देखिए इन असमानताओं के बाद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएं थी।
तो देखिए ये दोनों हमने असमानताएं देख ली, तो अब इसमें से कुछ समानताएं भी दी। तो दोनों देश में पहला दिया है, दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी। सही बात है। मिलिट्री बात, चिली में जब मिलिट्री गवर्नमेंट आया तो वहाँ पे भी शासकों का चुनाव जनता नहीं कर सकती थी। और वहीं दूसरे तरफ पोलैंड में देखें तो उसमें भी नहीं कर सकती थी, एक ही पार्टी की सरकार चलती थी, कम्युनिस्ट की। ठीक। फिर दूसरे नंबर पर देखते हैं, दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। और दोनों देशों में, जैसे कम्युनिस्ट वाले में भी आपने देखा सुना कि किस तरीके से वहाँ पे मजदूर बनाने का साम्यवादी, पोलैंड के क्षेत्र में जहाँ पे साम्यवादी सरकार थी वहाँ पे किसी तरीके का मजदूर संगठन बनाना प्रतिबंधित था, नहीं बना सकते थे, और किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते थे। वहीं चिली के केस में भी देखिएगा तो वही चीज़ रहता है सेम, कि वहाँ पे सेना का शासन रहता है, तो वहाँ पे कोई उसके खिलाफ़ कुछ नहीं काम कर सकता, सरकार के खिलाफ़ कुछ नहीं बोल सकता है। तो इन चिली के से में आयंदे सरकार थी और पोलैंड में लेक वलेसा की सरकार मिलके उसका विश्लेषण करते हैं। तीनों सरकारों का चुनाव देश की जनता द्वारा हुई। तीनों सरकार के चुनाव, जैसे आयंदे का सरकार हुआ चिली में तो उसमें भी देश की जनता ने चुना। फिर वेलेस्ली जो थी उनका जो 2006 में चुनाव हुआ तो उस वक्त भी वो लोगों के द्वारा ही चुनी गई। मिशेल वेस्ली जो थी 2006 में राष्ट्रपति बनी चिली की। तो दोनों बार जनता के द्वारा, और तीसरी बार जब पोलैंड के बात करते हैं तो हम लोग लेक वलेसा को देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन थे पेशे से, और जो कि बाद में चल के क्या बन जाते हैं, सॉलिडरिटी पार्टी के नेता बन जाते हैं। ठीक। तो इन तीनों के केस में देखते हैं कि जनता, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन चलता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं शासन में। ठीक। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियों या फौज शासन नहीं चला रही थी। और ये तीनों में हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन में कि बाहर से कोई शक्ति इस पर नहीं चला सकती थी, जो चुने गए व्यक्ति हैं वहीं सिर्फ शासन कर सकते हैं। ठीक। और चुने हुए क्या, पब्लिक में से जो चुने गए हैं, जो जनता जिसे चुनी है उनके द्वारा ही शासन सिर्फ चलाया जा सकता है। कोई और फौज का शासन नहीं चलेगा, ना ही कोई बाहरी शक्ति, जैसे कोई दूसरा देश अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस देश में अपना शासन नहीं चला सकता। लोकतांत्रिक शासन की यही खूबी है। ठीक। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी, और नागरिकों को भी राजनीतिक स्वतंत्रता की, वो किसी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रेस, मतलब फ्रीडम टू स्पीच था, मतलब उनको बोलने का अधिकार है, वो कुछ भी सरकार के खिलाफ या फिर सरकार जो गलत कर रही तो उस पर बोल सकते हैं। और वहीं अलोकतांत्रिक, जिसमें गैर लोकतांत्रिक जिसको कहते हैं, जिसमें लोकतंत्र नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं है, वो उसमें बोलोगे तो फिर अंदर चल जाओगे। तो वहीं हम देखते हैं कि नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता, किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लो, संगठन बना सकते हो, तो ये है लोकतंत्र की विशेषता। ठीक। और ये पढ़ लीजिएगा। और आगे हम लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र के सामने उठती चुनौती तथा लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, तो लोगों को ने काफ़ी संघर्ष किया। और लोकतंत्र को इन दोनों ही देशों में हमने देखा। सबसे पहले आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देख के आइएगा, जो कि प्लेलिस्ट पे है, तो उसमें देखिएगा दोनों में कि किस तरीके से जनता को संघर्ष करना पड़ा लोकतंत्र को स्थापित करने में। ठीक। कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना हुई पुनः लंबे संघर्ष के बाद। और कितने देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, फिर सैनिक शासन स्थापित हुआ, लेकिन फिर अंततः क्या होता है, लोकतंत्र का पुनर्स्थापना हो जाता है, क्योंकि जनता उसके लिए संघर्ष करती है और उस चीज़ को लाती है। तो आइए हम देखते हैं कि 1950-1975 के बारे में
नक्शे पे देखते हैं कि किस तरीके से लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। जैसे कि ये देख रहे हैं 1900 का ये मैप है, जिसमें कुछ ये 1950 तक का मैप है। ये 1950 तक का मैप है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इतने देशों में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ है। ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ना, ये है जो कि 1900 तक आज़ाद थे, और जो ऑरेंज वाला जो दिखाई दे रहा है 1950 तक ये आज़ाद हो गए थे। तो ये देख रहे हैं। और 1900 फिर वहीं हम आते हैं, देखते हैं ये 1975 के आसपास 70-75 की बात है। तो ये पूरे देशों में देखते हैं कि काफ़ी दोनों के कंपैरिजन में देखते हैं कि लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ती गई है। ठीक, टाइम टू टाइम कैसे बढ़ती गई है। और फिर वहीं हम तीसरे मैप पे चलते हैं, जो कि 2000 का मैप है, जिसमें हम देखेंगे अधिकतर देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। तो ये क्या कि हर जगह कोई दूसरा शासन करता था, या फिर कम्युनिस्ट की सरकार आती थी, या फिर मोनार्कियल सिस्टम यानी राजशाही शासन चलता था, या फिर डिक्टेटरशिप, या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट चलती। लेकिन अंत में क्या होता है, लंबे संघर्षों के बाद, जनता के लंबे संघर्षों के बाद वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो यही इसने बताया कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषता है कि इसमें लोग अपने मर्ज़ी से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसमें कोई एक आदमी का पावर नहीं रहता है। इसमें लोग अपना संगठन बना सकते हैं, सरकार के खिलाफ़ कुछ बोल सकते हैं। लेकिन वहीं हम बात करते हैं सैनिक शासन में या फिर कम्युनिस्ट शासन में, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप खुद देख लीजिएगा कई देशों में, जैसे चाइना ही को ले लीजिए, वहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार है, वहाँ पे सरकार के खिलाफ़ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। और वहीं हमारे भारत में देखिए लोकतंत्र का, कि यहाँ पे हम सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक दायरे में होकर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को संगठन बनाने का, वहीं चाइना और बहुत सारे देशों में अब बहुत सारे हैं जिसमें जहाँ पे मिलिट्री रूल कर रहा है, या फिर कोई छोटा सा ग्रुप लोगों का जो रूल कर रहा है, वो अपने इतना निरंकुश है जो कि अब देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो कई तरीके से लोकतंत्र से क्या है, बहुत ख़राब शासन है। और लोकतंत्र सबसे बढ़िया शासन होता है जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, और यहाँ इसमें किसी तरीके की बाहरी शक्ति या फौज का शासन नहीं होता है। और इसमें सभी लोगों को हर जगह भाग लेने की अनुमति रहती है, स्वतंत्रता रहती है। तो कैसा लगा ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कैसा रहा।